नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। आपका स्वागत है लोकसभा के इस सफरनामे के धनबाद के पेशकश में। शुरुआत करते हैं धनबाद के लोकसभा के सफरनामे की। बता दें कि देश में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, लेकिन तब धनबाद लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं था। धनबाद लोकसभा सीट का गठन 1957 में हुआ। धनबाद की राजनीतिक काफी हद तक दो राजनीतिक दलों तक ही सीमित रही। यहाँ 16 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें अब तक 10 सांसद चुने जा चुके हैं। धनबाद की जनता ने कई बार अपने सांसद पर भरोसा जताया है। 1957 में धनबाद सीट पर हुए पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार प्रभात चंद्र बोस ने इस सीट से जीत हासिल की थी। उन्हें कुल 48.5% वोट मिले, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 20.4% वोट मिले। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 19.4%, जबकि झारखंड पार्टी को 12.2% वोट मिले। 1962 के चुनाव की बात करें तो 1962 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहां जीत हासिल की, लेकिन इस बार इस सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया और PR चक्रवर्ती को टिकट दिया, जिन्होंने 36.3% वोटों के साथ जीत हासिल की। 1967 के चुनाव में जनक्रांति दल ने यहां से चुनाव जीता था और उसके उम्मीदवार LR लक्ष्मी कुल 34.1% वोट पाकर धनबाद के सांसद बने, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 24.5% वोट मिले। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी यहां से अपने उम्मीदवार बदला था और आनंद प्रकाश वर्मा को यहां से मैदान में उतारा था। वहीं 1971 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फिर से इस सीट पर जीत हासिल की। राम नारायण शर्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उन्होंने 45% वोट पाकर इस सीट पर कब्जा जमाया था, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विनोद बिहारी महतो को 15.3% वोट मिले थे। 1977 के चुनाव में यहां से निर्दलीय उम्मीदवार AK रॉय ने जीत हासिल की। उन्हें 67% वोट मिले, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के राम नारायण शर्मा को 20.8% वोट मिले। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 5.8% वोट मिले थे। वहीं 1980 के चुनाव में एक बार फिर यहां से निर्दलीय उम्मीदवार AK रॉय ने जीत हासिल की। इस बार उन्हें 35.6% वोट मिले। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर यहां अपना उम्मीदवार बदला और योगेश्वर प्रसाद योगेश को अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्हें 29.8% वोट मिले, जबकि जनता पार्टी को 19.3% वोट मिले। 1984 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक बार फिर इस सीट पर वापस जीत हासिल की। उसके उम्मीदवार शंकर दयाल सिंह ने इस सीट पर जीत हासिल की। इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 40.5% वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार AK रॉय को 28.5 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को 14% वोट मिले थे। 1989 के लोकसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से AK रॉय को उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने 38% वोट पाकर जीत हासिल की। इस बार भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही। इस बार समरेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, जिन्हें 35.9% वोट मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 18.3% वोट मिले थे। 1991 की अगर बात की जाए तो उस चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी की रीता वर्मा ने जीत हासिल की थी। रीता वर्मा को 43.4% वोट मिले, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के AK रॉय को 29% वोट मिले। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 10.3% वोट मिले थे। वहीं अगर बात करें 1996 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की रीता वर्मा ने यहां से जीत हासिल की थी, जबकि समरेश सिंह ने जनता दल से चुनाव लड़ा था। उन्हें 30.2% वोट मिले थे। 1998 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से इस सीट पर जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी की रीता वर्मा को कुल 49.9% वोट मिले थे। वहीं मोस्ट कोऑर्डिनेशन से AK रॉय चुनाव लड़े थे, जिन्हें कुल 29.8% वोट मिले थे। राष्ट्रीय जनता दल को 16.6% वोट मिले। 1999 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की रीता वर्मा ने फिर से जीत हासिल की। उन्हें 47.5% वोट मिले।
वहीं अगर हम बात करें मिस्ड कोऑर्डिनेशन के ए के रॉय को 45.6% वोट मिली, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सिर्फ 2.4% वोट मिले। झारखंड विभाजन के बाद 2004 में हुए पहले चुनाव में लगातार 3 बार से जीतती आ रही बीजेपी को अपनी सीट गंवानी पड़ी और यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर चंद्रशेखर दुबे ने जीत हासिल की। कांग्रेस को 37.8% वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी की रीता वर्मा को 25.5% वोट मिले। 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदला और यहां से पशुपति नाथ सिंह को टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी को यहां कुल 32% वोट मिले और उसके उम्मीदवार विजयी हुए, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चंद्रशेखर दुबे को 24.9% वोट मिले थे और वहीं 16.3% वोट पाकर बहुजन जो समाज पार्टी यहां मजबूती से उभरी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के पशुपति नाथ सिंह ने फिर से सीट जीत ली। वहीं भारतीय जनता पार्टी को कुल 47.5% वोट मिले, वहीं जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अजय कुमार दुबे को 21.9% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में पशुपतिनाथ सिंह यहां से तीसरी बार चुनाव जीते और उन्हें कुल 66% वोट मिले, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कीर्ति आजाद को 27.2% वोट मिले। कीर्ति आजाद बीजेपी में थे, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी पार्टी में शामिल कर उन्हें टिकट पर धनबाद से मैदान में उतारा था। वहीं 2024 चुनाव के लिए अगर बात करें तो बीजेपी ने डुल्लू महतो पर भरोसा जताया है। वहीं महागठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार का फैसला कर लिया है। हालांकि ये सुर्खियां हैं, अभी ये सूत्रों के हवाले से चीजें सामने आ रही है। तो ये थी धनबाद के लोकसभा चुनाव के सफरनामे की एक छोटी सी दास्तां। अब फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी पूजा जुड़ रही हैं। पूजा, इस बार एनडीए ने भाजपा से डुल्लू महतो को उतारा है उम्मीदवार, सबसे पहले तो बताएं इस पे क्या कहेंगी? देखिए काजल, अगर हम बात करेंगे ढुल्लू महतो की, तो ढुल्लू महतो लगातार अपनी दबदबे वहां पर उनका नजर आता है, उनका दबदबा देखने को मिलता है धनबाद में। और जिस तरीके से वो अपनी तमाम चीजों को लेकर के लगातार सुर्खियों में रहते हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से उनकी कई सारी तस्वीरें सामने आती है, कई सारी चीजें जो है वो सामने आती है धनबाद से, तो लगातार लोगों के मन में भी था कि आखिर इस बार ढुल्लू महतो को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल अगर बात करेंगे सफरनामे की, तो सफरनामे में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पशुपति नाथ सिंह जो है उन्हें बीजेपी लगातार धनबाद से यहाँ पर प्रत्याशी बनाते आई है। और जिस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि बीजेपी लहर के दौरान 2014 का जो जनादेश मिला था, उसके अनुसार अगर हम बात करेंगे तो जरूर 2014 में मोदी लहर को अपनी सीट में बचाने में कामयाब हो गई थी। और कांग्रेस के अजय कुमार दुबे को करीब 2,92,000 वोट मिले थे। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे पशुपति नाथ सिंह को, तो 5,43,000 वोट मिले थे। तो देखिए डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि आखिर यहाँ पर कितना डिफरेंस यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ की पूरी तस्वीर हम लोगों को तब देखने को मिली कि तीसरे नंबर पर दूसरे जो दल के थे वो यहाँ पर आए थे और उन्हें लगभग 1,10,000 वोट यहाँ पर पड़े थे। तो डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला। और वहीं झारखंड विकास मोर्चा की अगर बात करेंगे तो उनके प्रत्याशी को भी 90,000 वोट यहाँ पर 2014 में मिले थे। मोदी लहर के दौरान बीजेपी अपनी उस सीट को बहुत अच्छे तरीके से बचाती हुई नजर आई थी। और अगर हम लोग यहाँ पर तस्वीर देखेंगे 2019 की, तो 2019 के जनादेश की अगर बात करेंगे तो पशुपतिनाथ सिंह को यहाँ पर 8,27,234 वोट यहाँ पर मिले थे और उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो देखिए लगातार उनके जीत का जो आंकड़ा था वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। काजल।
जाए तो पशुपतिनाथ को अगर हम एक सेकंड के लिए साइड कर दें, क्योंकि धनबाद लोकसभा सफरनामा एक काफी दिलचस्प रहा, जो कि हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया। लेकिन अगर हम फिलहाल की बात करें, मौजूदा स्थितियों की बात करें, तो मौजूदा स्थितियों में सफरनामा की जो तस्वीरें हैं वो बदलती हुई नजर आ रही है। चूंकि धनबाद की जनता में अगर हम बात करें 80% जनता की, तो वो ढुल्लू महतो का समर्थन नहीं कर रही है। तो ऐसे में एनडीए ने ढुल्लू महतो को उम्मीदवार उतारा है। इस पे धनबाद की जनता जो है वो थोड़ी सी नाराज दिख रही है। तो ऐसे में बीजेपी का लोकसभा चुनाव को लेकर के ढुल्लू महतो को ये उम्मीदवार बनाना कितना सही साबित होगा? पूजा, देखिए, यहाँ पर अब सवाल उठ जाएगा कि आखिर ढुल्लू महतो इस बार अपनी उस सीट को कैसे बचाएंगे। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, लेकिन धनबाद की कई सारी जनता जो है वो ढुल्लू महतो से खुश नहीं है, क्योंकि उनके कई सारी चीजों को लेकर के वो सुर्खियों में रहते हैं और कई ऐसे काम है जिसको लेकर के उनपे कई सारे आरोप भी लगते हैं। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि धनबाद में अगर जनता खुश नहीं है तो ढुल्लू महतो के लिए काफी ज्यादा टफ होने वाला है। देखिए, क्योंकि सिर्फ ढुल्लू महतो की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ढुल्लू महतो को खुद तो यहाँ पर मेहनत करनी ही होगी, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इसके क्षेत्र, जो विधानसभा क्षेत्र है, वो यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र धनबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं, जहां पर बीजेपी के कई विधायक मौजूद हैं और उन्हें भी काफी ज्यादा, इस हिसाब से देखा जाए तो काफी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और उस सीट को बचाना होगा। अगर 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं उसको अगर बनाना है तो यहाँ पर मेहनत तो सभी को करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग इस विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करेंगे काजल, तो यहाँ पर बोकारो जिले से खुद विरंची नारायण आते हैं जो कि बीजेपी से है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे अमर कुमार बाउरी की, तो वो भी यहाँ पर बीजेपी के विधायक है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सिंदरी की, तो सिंदरी धनबाद में आता है और यहाँ से इंद्रजीत महतो जो कि बीजेपी के विधायक है। फिर निरसा से अगर बात करेंगे तो निरसा से अपर्णा सिंह गुप्ता है, वो भी बीजेपी के विधायक है। वहीं धनबाद से अगर बात करेंगे तो राज सिन्हा यहाँ पर विधायक है और बीजेपी के विधायक है। और फिर झरिया से अगर बात करेंगे जो कि धनबाद में ही आता है, तो पूर्णिमा नीरज सिंह जो कि कांग्रेस के विधायक है। देखिए, यहाँ पर बीजेपी का दबदबा काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगर विधानसभा क्षेत्र वाइज भी अगर हम लोग देखेंगे काजल, तो यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है स्पष्ट हो जाती हैं कि बीजेपी के विधायक यहाँ पर मौजूद है। ढुल्लू महतो को जरूर उस जगह से उतना समर्थन अगर नहीं मिल रहा है उनके क्षेत्र से, लेकिन कई ऐसे भी विधानसभा क्षेत्र है जहां से बीजेपी के कई सारे विधायक मौजूद है जो लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी ढुल्लू महतो उन सारी चीजों को, जो अभी फिलहाल जनता के बीच नाराजगी अगर उसे वो शांत नहीं कर पाते, तो जरूर बीजेपी के लिए यहाँ पर हानिकारक साबित हो सकता है। और जिस तरीके से अभी फिलहाल चर्चा चल रही है कि बीजेपी के पूर्व सांसद जो है रविंद्र पांडे, वो यहाँ पर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और वो एक बार फिर से यहाँ पर उन्हें धनबाद से चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो तस्वीरें जरूर यहाँ पर बदल सकती है और अगर धनबाद की जनता जो है वो ढुल्लू महतो से खुश नहीं है तो जरूर वो दूसरे विकल्प को चुनेगी और यहाँ पर कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है। धनबाद में जो जनता की नाराजगी है उसका पूरा फायदा यहाँ पर कांग्रेस उठा सकती है और अगर यहाँ से रविंद्र पांडे जो है वो यहाँ पर कांग्रेस का दामन थाम लेते तो जरूर कांग्रेस की ओर से लोग चाहेंगे कि उन्हें ही यहाँ पर टिकट दिलवाया जाए, क्योंकि इस रेस में पूर्णिमा नीरज सिंह भी कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि चर्चाएं काफी ज्यादा तेज थी कि अगर पूर्णिमा नीरज सिंह बीजेपी का दामन थामती है तो धनबाद से पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन अब इन सारी चीजों पर पूर्ण विराम लग चुका है और ढुल्लू महतो को यहाँ पर मौका दिया गया। कई सारी बातें यहाँ पर अगर अंदर खाने की बात करेंगे तो चर्चा ये भी चल रही है कि धनबाद में अगर जनता इतनी नाराज है ढुल्लू महतो से, तो बीजेपी को यहाँ पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है और अपना प्रत्याशी बदल देना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने दुमका में किया था। तो ये तस्वीर हम लोगों को देखने को मिली थी। तो इन सारी चीजों का ये जो पूरा अभी क्योस धनबाद में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है, तो इसका पूरा फायदा महागठबंधन उठा सकती है। चाहे यहाँ पर अगर रविंद्र पांडे जो है वो अगर कांग्रेस में शामिल नहीं भी होते हैं तो भी यहाँ पर कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका है अपनी तरफ से एक पुख्ता उम्मीदवार खड़ा करने का और वहां से चुनाव जीतने का, क्योंकि धनबाद की जनता ढुल्लू महतो से काफी ज्यादा नाराज चल रही है। काजल,
जी पूजा, सूत्र बताते हैं कि रविंद्रनाथ जो माफ कीजिएगा रविंद्र पांडे जो हैं वो लगातार ये सूत्र बता रहे हैं कि वो जुड़ रहे हैं और लगातार कयास भी यही लगाए जा रहे हैं कि धनबाद की जनता के बीच से महागठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उन्हीं को उतारेगी। ऐसा सूत्रों के अनुसार अगर हम सोचे तो इस तरीके की खबरें आ रही है। तो क्या पूजा एक समय पे पूजा गिरिडीह से, चूंकि रविंद्र पांडे जो है वो 5 बार सांसद रह चुके हैं और 2 बार विधायक रह चुके हैं, ऐसे में ढुल्लू महतो का यूं टकरार कैसा रहेगा रविंद्र पांडे से? पूजा देखिए, मैंने बताया आपको कि अगर यहाँ पर जिस तरीके से सूचनाएं मिल रही है, खबरें भी मिल रही हैं कि ढुल्लू महतो से काफी सारी जनता धनबाद की नाखुश है और उन्हें वोट नहीं करना चाहती है, तो इसका पूरा पूरा फायदा महागठबंधन को मिलेगा। और रविंद्र पांडे अगर यहाँ पर कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं और कांग्रेस उन्हें यहाँ पर टिकट दे देती है, तो साफ तौर पर धनबाद की जनता जो है वो सेकेंड ऑप्शन को चुनेगी। जिस तरीके से दूसरा विकल्प हम कहते हैं, तो दूसरे विकल्प के रूप में ये सामने आएंगे और दूसरे विकल्प के रूप में ये सारी तस्वीर देखने को मिल सकती है। और इसी तरीके से इस बार जिस तरीके से मोदी जी कह भी रहे हैं कि इस बार 400 पार का नारा उन्होंने दिया है, तो ढुल्लू महतो अगर उस उम्मीद पर खड़े नहीं उतरते तो इसका पूरा पूरा फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। काजल और रविंद्र पांडे की तरफ से ये पूरी तस्वीर हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो माना जा रहा है कि जब से रविंद्र पांडे जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में मिले थे झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर से, उसके बाद से ही ये चर्चा काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। और लगातार जिस तरीके से देखने को भी मिल रहा है कि पूर्व सांसद की अगर बात कर रहे हैं तो पूर्व सांसद में रामटहल चौधरी ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। तो इस तरीके से अभी फिलहाल दल बदल की सिचुएशन जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। और अगर आप देखिएगा तो ऐसे कई सारी सीटें जहां पर दल बदल जो अभी हाल के दिनों में है वहां पर प्रत्याशियों को उतारा भी गया है जो भी दूसरे दल से आए। चाहे वो हजारीबाग की अगर हम बात करेंगे, महागठबंधन की ओर से जयप्रकाश भाई को उतारा गया है, तो वहीं दूसरी ओर गीता कोड़ा को बीजेपी की तरफ से चाईबासा में के लिए उतारा गया। तो ऐसी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर रविंद्र पांडे जो है वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि उन्हें टिकट दे दिया जाता है। तो ये इससे पूरा पूरा फायदा जो है वो महागठबंधन को मिलता हुआ नजर आएगा। धनबाद में ढुल्लू महतो से जनता जिस तरीके से नाराजगी अपनी व्यक्त कर रही है। काजल, जाहिर सी बात है पूजा कि आने वाला समय जो है वो लोकसभा चुनाव को जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रही है, तारीखें नजदीक आ रही हैं, चीजें जो है दिलचस्प होती जा रही है। चलते चलते आखिरी सवाल होगा पूजा आपसे कि आप राजधानी के जनता के बीच रहती हैं, तो ये जो लोकसभा चुनाव को लेकर के राजधानी के जनता के बीच में क्या कुछ बातें हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं पूजा। देखिए, सिर्फ ये राजधानी की ही बात हम नहीं करेंगे, सभी जगह की बात करेंगे। सभी जगह पर इस बार जनता जो है वो काम खोज रही है, काम देखना चाहती है कि आखिर इन 5 सालों में सांसदों ने क्या कुछ किया है उनके लिए। क्या यहाँ की चाहे राजधानी की बात हो या फिर उपराजधानी की बात करेंगे दुमका की, या फिर कई अन्य जो हमारे लोकसभा सीट है, 14 की 14 लोकसभा सीटों पर लोग अब पूरी तरीके से जागरूक हो चुके हैं और अपने अपने कामों को लेकर के साफ तौर पर कहते हुए भी नजर आते हैं कि हमें काम चाहिए। इस बार काम अगर नहीं हुआ है, जो हमारे हक के लिए बात करेगा, जो हमारे लिए काम करेगा, इस बार जनता जो है वो उसे जिताने का काम करेगी। तो इस बार पूरी तरीके से काम पर नजर बनी रहेगी। ढुल्लू महतो को इसलिए भी यहाँ पर धनबाद में एक तरीके से पसंद नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनके काम जो है वो बहुत अलग तरीके से देखने को मिले हैं। कई सारी चीजों को लेकर के उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि जनता जो है वो पूरी तरीके से काम देखना चाहती है और इसके अलावा कोई झूठे वादे नहीं चाहती है। काजल, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ये सारी चीजें बेहद जरूरी हो जाती है। ये हमने शुरुआत से लेके 1952 से लेकर के अब तक का जो सफरनामा है धनबाद का देखा। अब आने वाला समय तय करेगा कि धनबाद की जनता किसे जिताती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है, वो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि महागठबंधन से कांग्रेस से उतारे जा सकते हैं रविंद्र पांडे। हालांकि अब तक उनके जुड़ने की सूचना नहीं है, लेकिन लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का दामन थामेंगे और जिसके बाद फिर उन्हें धनबाद से टिकट मिल सकता है। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि धनबाद की तस्वीरें क्या कुछ होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन इसी सफरनामे के साथ कल फिर से आपके साथ होगी हमारी मुलाकात। नमस्कार।